हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम यहां पर इंटीग्रल कैलकुलस की रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रल कैलकुलस में वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराऊंगा फॉर्मूलाज की, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे कि हमें पता है इस शंट सीरीज में वीडियो की स्क्रीन पे इस वीडियो के तुम्हें एक वीडियो दिखाई देगी एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसपे तुम्हें क्लिक करना और वहां पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें तुम्हें समझ आ गई हो। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट। सबसे पहली चीज हमारे पास है इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो लिख लो सबसे पहली चीज इनडेफिनिट के कुछ फॉर्मूलाज। मैं पूरी की पूरी लिस्ट बना के लेके आया हूं, जो भी हमारे पास मेन प्रीवियस ईयर में सीयूईटी जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे के सारे हम यहां पे फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं। रूट में आ गया, मान लो रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे? मान लो कुछ इंटीग्रेशन आई है जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुट ए एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, क्योंकि अगर तुम ए टैन थीटा इसमें पुट करोगे ए स्क्वायर बाहर आके ए बन जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, उसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर माइनस में आ गए तो क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तुम कहोगे भैया ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाके डबल ट्रिपल इंटीग्रल के सारे फॉर्मूलाज और उसके अप्रोच बता दूंगा कैसे कैसे करनी है। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो। तीसरा हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो इसको पुट कर दो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि ये बाहर निकालोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा, उससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मान लो अब अगर कभी हमारे पास ऐसा आ गया a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स, इन दोनों में ही अगर मैं a cos थीटा पुट करूं तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, तो वो यूज कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा। मतलब अगर कभी इंटीग्रेशन दिखाई दे, इंटीग्रेशन में ये 4 टाइप के 5 टाइप के रूट तुम्हें दिखाई दे, ये अप्रोच तुम्हारी रहनी चाहिए। इससे अलग भी हमारे पास मान लो कभी ऐसा आ जाए ब्रैकेट में x प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाए, या बीच में प्लस है या बीच में माइनस है, यहां पे भी प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा कुछ, और उसकी पावर भी लेटर से दे रखी है n। तब क्या करें? कौन सा फॉर्मूला यूज करें? जो ऊपर लिखा है, तो इनमें से कोई भी मत यूज करो। पुट ये जो भी अंदर है x प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, जो भी ये दे रखा है, पुट इसको t, दैट इज इट, खत्म। इसको t पुट कर दो। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी और ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक कभी कभी बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन ये वाली यूज होती है, पार्शियल फ्रैक्शन भी इसे बोलते हैं। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा होता है? अगर मान लो तुम्हारे पास कभी एक फंक्शन है और उसके डिवाइड में ऐसा आ गया x की पावर a n, अब क्या करें? x की पावर दिस, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लेंगे। a1 डिवाइड बाय x माइनस a प्लस a2 x माइनस a अप टू सोन a n x माइनस a की पावर x माइनस a, ऐसा कुछ। यहां पे पावर 1 है, यहां पावर 2 होनी चाहिए, यहां पावर n होनी चाहिए, अभी सही है। ऐसा कुछ आ जाएगा। a1 a2 हमारे पास फंक्शन है जो कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, उससे कर लेंगे हम। ठीक है, मतलब इसका एलसीएम वगैरह लेके और दोनों साइड कंपेयर करने होते हैं, कोफिशिएंट x के, एक्स स्क्वायर के, कांस्टेंट के, वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मान लो कभी रूट में ऐसा आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मेक परफेक्ट स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे उसका क्या कर दो? परफेक्ट स्क्वायर कर दो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ना चाहें तो हमारे पास कभी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और डिवाइड में आ जाए सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में, एक मिनट रुको, ए बी, ठीक है, ये डी डी सेम हो जाएगा ना, इसकी जगह ई लिख लेते हैं, ई एक्स एफ। ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसमें क्या करें? इसमें तुम्हें क्या करना होता है? पुट, या ऐसे लिख दो राइट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, कैसे लिखना होता है ये x प्लस बी को? ऐसे लिखो a टाइम्स 2cx प्लस में e प्लस b, मतलब इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में इसको लिखना होता है। अब तुम्हें दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट करना है, बस इतना ही करना है तुम्हें यहां पे। ठीक है,
जैसे ही हमारे पास निकल जाएगा यहां पे पुट करना, नीचे वाले को तुम टी भी सपोज कर लेते हो, कर सकते हो। अगर टी नहीं भी सपोज करोगे अलग अलग करके लिख देना बस, ठीक है। अलग अलग करके जैसे ही तुम लिखोगे इसके अपॉन में एक बार ये और बी के अपॉन में एक बार ये पूरा, जब इसके इस वाले कोफिशिएंट के नीचे लिखोगे सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस में एफ, इसका तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा ही होगा तो इसको टी पुट कर लेना। और जब बी के नीचे यही चीज लिखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे यहां से कोई फॉर्मूला ढूंढ लेना। वैसे फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर समथिंग में आ जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ आ गया कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ गई, फिर क्या करेंगे, मान लो ऊपर एक क्वाड्रेटिक है और नीचे हमारे पास रूट में है एक क्वाड्रेटिक, लेकिन वो अलग है, ई एक्स स्क्वायर प्लस में एफ एक्स प्लस में जी, ऐसा कुछ आ गया तो क्या करेंगे, तब हम क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास जैसे हमने ऊपर पुट किया था लगभग वैसा ही है, बस इस बार थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट चेंज है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसको तुम्हें सिंपली क्या पुट करना है, सिंपली क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, ए टाइम्स पूरा प्लस में बी टाइम्स इसका डेरिवेटिव 2ex प्लस में f और प्लस में c। अब दोनों को कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालो, उसमें पुट करो और आ जाएगा। मतलब इस ax स्क्वायर bx प्लस में c को रिप्लेस कर दो इस पूरे से। इसमें क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा क्लियर होगा, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में कराएंगे, ठीक है। जब मैं वीडियो दिखाऊंगा तो मैं उस पर क्लिक करना और वहां से तुम क्वेश्चंस को करने वाले हो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस करे बिना इन फॉर्मूलाज का कोई फायदा नहीं होगा, तो क्वेश्चन जरूर करना। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी नेक्स्ट जो दिखेगी, बट उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लो हमारे पास कभी आ गया इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय ax प्लस बी। अभी तक हमारे पास ऊपर ही आ रहे थे न्यूमरेटर में चीजें, अब डिनोमिनेटर में आ गया है और नीचे वही है सी एक्स स्क्वायर प्लस में ई एक्स प्लस में एफ। तो क्या करो, ये जो ax प्लस बी है इसको पुट कर दो 1/t, पुट दिस ax प्लस बी में इसको क्या पुट कर दो, t 1/t पुट कर दो, ठीक है। ऐसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है। मैं सारी के सारी सब्स्टिट्यूशन एक ही जगह लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मान लो इस बार दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया कि ऊपर आ गया ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और नीचे हमारे पास आ गया है लेट अस से ex प्लस में f और अंदर एक और हमारे पास क्वाड्रेटिक भी आ गई है जी एक्स स्क्वायर प्लस में एच एक्स प्लस में आई, ऐसा कुछ। सो अगर कभी ऐसा हमारे पास आ जाए तो क्या करो, राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी को ए टाइम्स ये अंदर वाला क्वाड्रेटिक प्लस में बी टाइम्स ये और इसका डेरिवेटिव 2gx प्लस में h प्लस में c, ऐसा कुछ। तीन ही टर्म्स लिखते हैं हम तो तीन ही आनी चाहिए, इसको ध्यान से लिख लो। और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रहनी चाहिए, इसको हटा के ये लिखना, बाकी तो इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है बेसिक से, ठीक है। यहां तक लिख लो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास इसी पूरे जर्नी में लास्ट आ रहा है इंटीग्रेशन x dx डिवाइड बाय ax स्क्वायर। अभी तक हमारे पास ax स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस में e। अभी तक हमारे पास ऊपर कैसे आ रहे थे, ax प्लस बी टाइप के, हाँ ax प्लस बी टाइप का आ रहा था, बट अब हमारे पास सिंगल ही a आ गया, सिंगल x आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुट सी एक्स स्क्वायर प्लस में e इज इक्वल टू, सिंपली इसको टी स्क्वायर पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो, सी एक्स स्क्वायर प्लस ई को सिंपल टी स्क्वायर पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। एक और इंटीग्रल मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि लिखना हमारे लिए अभी जरूरी है, इनडेफिनेट का एक ही रह गया सिर्फ, ठीक है। अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाए इनके साथ तो क्या होगा, तब भी तो पता होनी नहीं, तब भी पता होनी चाहिए चीजें। तो लिखो इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस में सी dx और डिवाइड में हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि e sin x प्लस में f cos x प्लस में g, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करें। ऊपर अलग है साइन कोस का फंक्शन, नीचे अलग है, तो यहां लिख लो पुट
जैसे हमने पहले किया था a sin x प्लस में b cos x प्लस में c इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स e sin x, एक बार ये सेम प्लस में g, और दूसरी बार क्या करते हैं b टाइम्स इसका डेरिवेटिव e cos x माइनस के f sin x, और तीसरा हमारे पास c आ जाएगा। बस सिंपल ये पुट करो और हमारा इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड कोफिशिएंट निकालने कैपिटल ABC और यहां पे इंसर्ट करके खत्म। तो ये था हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की कहानी। इनडेफिनेट के मैंने जितने भी फॉर्मूलाज पॉसिबल हैं वो सारे के सारे लिखवा दिए हैं। एक फॉर्मूला खुद से लिख लो, पार्शियल फ्रैक्शन। खुद से लिखो जल्दी से, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। एक खुद से लिख लो कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फंक्शन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड होता था ना हमारे पास, दो अगर इंटीग्रल दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो इसको खुद से कंप्लीट करो। पहले वाला ऐसे ही दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस में पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन और पूरे की इंटीग्रेशन, ऐसे करते थे। खुद से लिख लो जल्दी से। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, f1x ऐसे ही, फिर इसमें आइलेट रूल भी लगाया करते थे तुम्हें ना, f1-x और इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी साथ ही नोट कर लेना। और मैं बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट पे, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला लिखो जिसमें हमारे पास आ रहा है लाइबनिट्ज रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइबनिट्ज रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहां पर सीखनी होती है। मान लो तुम्हें एक इंटीग्रेशन दे रखी है जिसमें लिमिट भी वेरिएबल है, फाई ऑफ एक्स से लेके साई ऑफ एक्स तक, f ऑफ टी डी टी, और तुम्हें कभी करना पड़ेगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f ऑफ x का, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो जो भी साई ऑफ x है फंक्शन इसमें, और साथ में साई ऑफ x का डेरिवेटिव, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में और साथ में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। खत्म हो चुका इतने में ही भाई साहब, इतना ही था फॉर्मूला लाइबनिट्ज में। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भूलना नहीं है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास कभी पूछ ली जाए लेंथ ऑफ कर्व, अगर तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कर्व, मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कर्व का इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू में dx। बस खत्म हो चुका है, इतना ही था भाई साहब। इस पूरे को ds भी मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इतना ही था हमारे पास फॉर्मूला, बस इसकी इंटीग्रेशन करो और खत्म। मान लो तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी तो क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म दी मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटीग्रल, या इसको कैपिटल L मान लेते हैं, लेंथ हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन रूट में dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, और साथ में एक dt भी आ जाएगा। बस खत्म, इतना ही था, बस इतना ही था हमारे पास, यहां तक लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो कभी तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी, तो पैरामीट्रिक उससे भी आसान है, सॉरी पैरामीट्रिक नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा का फंक्शन दे दिया तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट में डी आर का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर। बस इतना ही है। मान लो तुम्हें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हो तो इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस मतलब डी आर कॉमन ले लो अंदर से तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा डी आर बाहर, और अगर r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो तो उसको ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर प्लस में डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और साथ में डी थीटा। दोनों ही फॉर्मूला काम के हैं अपने। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज जिसको हमें ध्यान रखना होगा। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं तो ध्यान से उसको देखना। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहूंगा जिसका नाम है बीटा इंटीग्रल, गामा इंटीग्रल। ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो लिख लो इसे भी, बीटा फंक्शन सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बीटा फंक्शन, बड़ा आसान सा है बीटा। ठीक है, ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हमारे पास इस पे नहीं आते अगर सीयूईटी जैसा एग्जाम देखें तो। बीटा ऑफ एल एम हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर एल माइनस 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 डी एक्स। खत्म हो चुका, इतना ही है। हाँ ठीक है,
और इसको डिनोट करेंगे बीटा lm से। अगर तुम l की जगह m की जगह l पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये लिख लो। यही हमारे पास इक्वल होता है ml के, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है गामा फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गामा फंक्शन कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होता है x की पावर n-1 e की पावर माइनस के n e की पावर माइनस के x इंटू dx, और 0 से लेके कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। इस चीज का ध्यान रखना, और यहां पे लिमिट होती है 0 से लेके 1 तक। ऐसा कुछ हमारे पास होता है। बीटा और गामा में रिलेशन जान लो। अच्छा, ये जो गामा फंक्शन है ये फैक्टोरियल ही कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं नेचुरल नंबर्स का या होल नंबर का, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, नेगेटिव के फैक्टोरियल नहीं निकालते हम। ऐसे ही यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हम फ्रैक्शन का भी निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 का निकाल सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए अगर मैं बीटा ऑफ mn देखूं तो हमारे पास होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n। ये लिख लो, ध्यान से लिख लो। इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं गामा फंक्शन की, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन हमारे पास क्या होती हैं? सबसे पहली हमारे पास है गामा ऑफ n इज इक्वल टू, सिंपल ओपन कैसे होता है गामा, n-1 गामा n-1, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास ये कोई नेचुरल नंबर ही हुआ तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, ज्यादा परेशानी नहीं होना, खत्म। बताओ गामा ऑफ 1 क्या होता है? गामा ऑफ 1 होगा 1 फैक्टोरियल, सॉरी गामा ऑफ 1 होगा 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है ना, बढ़िया। गामा ऑफ 0 क्या होगा? तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही, गामा ऑफ 0 क्या होगा? इंफिनिटी। फोर्थ, गामा ऑफ माइनस n क्या होगा? गामा ऑफ माइनस n, फिर से इंफिनिटी। फिफ्थ हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम में आ सकती है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गामा ऑफ 1/2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रूट में पाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मान लो 3/2 आ गया, गामा ऑफ 3/2 निकालना पड़ेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। गामा ऑफ 3/2 में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, गामा ऑफ 3/2 ओपन होता है, गामा ऑफ कैसे ओपन होता है? 1/2 गामा 1/2, मतलब ये बन जाएगा √π/2, खत्म, ठीक है। ऐसे ओपन हो सकता है। ऐसे हम 5/3 को भी कर सकते हैं, 5/3 में हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे 2 बार, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। गामा को मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूं, गामा फंक्शन और भी तरह के दिखाई दे सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। बीटा भी और तरह के होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। अगर मान लो मैं x की जगह यहां पे पुट कर दूं log 1/y, तो क्या होगा? x की जगह अगर मैं पुट कर दूं log 1/y तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, जो पहले कहां तक था? इंफिनिटी तक था, बन जाएगा log 1/y की पावर n-1 dy। यहां से देख लो, कहां गया? ये रहा, यहां से किया मैंने, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। इसके बाद अगर हम आगे चले, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लो। अगर मैं x को पुट कर दूं cy, तो गामा कैसा दिखाई देगा? गामा फंक्शन हमारे पास दिखाई देगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इस पे क्वेश्चन पक्का बनता है, 2 बार भी वेरी लगा लो, इसमें मैंने क्वेश्चन करा भी बहुत सारे रखे हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के cy, y की पावर n-1 इज इक्वल टू गामा। यहां से भी तो n-1 कॉमन आएगा, c की पावर, यहां भी तो x को लिखोगे cy, वो c को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देता हूं, कुछ ऐसा बन जाएगा, c की पावर n dy। तुम कहोगे गलती करी है भैया आपने, c की पावर n-1 आना चाहिए था, हम देख रहे हैं ध्यान से, नहीं, एक c की पावर 1 यहां से भी तो आएगा। जब तुम dx को dcy लिखोगे तो c यहां से भी कॉमन आएगा, तो एक c यहां से भी आया है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके क्वेश्चन नहीं किए ना तो समझ लेना तुमने अधूरा किया इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इस पे बेस तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लास्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो, हमारे पास है कि अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि x की पावर n को पुट करना पड़ गया y, तो हमारे पास ये गामा फंक्शन कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा गामा की पावर n+1 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस
y की पावर 1 बाय n dy, ऐसा बन जाएगा। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, बट ऐसा बन जाएगा गामा ऑफ n+1 की वैल्यू। सही, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास 3, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ही एसेंशियल थी। ऐसे ही 2 हमारे पास बीटा फंक्शन की भी है, उसको भी ध्यान से लिख लेते हैं, ताकि अगर कभी ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछ ली क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देख के पता तो लगे क्या लिखा हुआ है ना। तो लिखो, अगर मान लो अब बीटा फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा lm, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहला, पुट x इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस y, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा ऑफ lm इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी y की पावर l माइनस 1 प्लस y की पावर l प्लस m dy। ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर तुम x को पुट कर दो 1 बाय 1 प्लस y। ठीक है, बढ़िया। दूसरा हमारे पास आता है, ये फर्स्ट हमारे पास हो गया, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी अगर मान लो, और यहां पे ये चीज ध्यान रखना, यही हमारे पास अगर मैं l को m को l लिख दूं, तो यहां क्या बन जाएगा m-1 अपॉन में l प्लस m, सेम, तब भी सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पे। ठीक है, अगर तुम l की जगह m भी लिख देते कुछ फर्क नहीं है। x की जगह मान लो तुमने साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ये बन जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा। अगर ऐसा इंटीग्रल तुम्हारे को आज के बाद दिखाई दे, उसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका हमारे पास होता है गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स p प्लस q प्लस 2 डिवाइड बाय 2, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने ये साइन वाले को साइन को से एक साथ दिखे, मान लो अगर तुम्हारे को सिर्फ साइन थीटा की पावर कुछ दिख रही है 5, तो उसको भी सिंपल सॉल्व करते हैं, q को 0 पुट कर दो। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ना करें, थोड़ा सा मुश्किल है ये बात। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, मान लो कभी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन a से b f ऑफ g ऑफ x और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ dt। मान लो एक फंक्शन है g ऑफ x का, साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो लिमिट है इसमें पुट कर दो g ऑफ a g ऑफ b और यहां पे आ जाएगा f ऑफ t dt। मतलब कोई और वेरिएबल ले लिया हमने, ये दोनों बातें सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये दोनों बातें, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। जो भी g ऑफ x दे रखा होगा सिंपल उसमें लिमिट पुट कर दो, बस इतना ही था, बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास है डमी वेरिएबल होता है, t को मैं q x y z कुछ भी लिख सकता हूं, डमी वेरिएबल होता है, जितना भी वेरिएबल यहां पे लिखे हुए हैं इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी और यूजफुल है, मान लो a से b तक f ऑफ x dx है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी आती है, a से लेके मान लो 2b तक f ऑफ x dx है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके a से लेके 2, इसको थोड़ा चेंज कर लो, 0 से लेके a तक, 0 से लेके 2a तक है। अब ठीक है, 0 से a तक f ऑफ x dx और दूसरा आ जाएगा 0 से लेके 2a f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। अभी सही है, मैंने यहां पे 2a लिख दिया, यहां पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, उसको सही कर लेते हैं, बाकी बिल्कुल सही है। अगर 0 से 2a हमें दे रखा है तो मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, 0 से a f x dx और दूसरा है 0 से a 2 f ऑफ 2a माइनस x dx। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके आया था, एक दो और भी हैं, उसे भी लिख लो। अगर मान लो इंटीग्रेशन का लिमिट को तुम चेंज करते हो तो माइनस का साइन आ जाता है ना, वो अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो वो चीजें तुम्हें पता होंगी। एक और प्रॉपर्टी है जिसको लिख लो कि a से लेके b तक अगर कभी तुम्हें दिया हुआ है f ऑफ x dx, ये भी देखी होगी पहले तुमने प्रॉपर्टी, तो हमारे पास इसको और कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं b माइनस a, ऐसा कुछ। अगर तुम्हें ये वाली लिमिट पसंद नहीं है तो तुम इसको b माइनस a 0 से लेके 1 f ऑफ b माइनस a x प्लस में a इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। लिमिट अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो चेंज हो गई है 0 से लेके 1 तक। ठीक तो है, लिमिट चेंज हो गई है 0 से लेके 1 तक, ऐसा कुछ हो जाएगा।
तो अगर तुम्हें लिमिट चेंज करनी है तो ये वाला एक तरीका हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या होती है, सबसे पहला लिखो, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पी, तो हमारे पास क्या होगा, ए से लेके अगर a प्लस एन पी तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन, तो सिंपली क्या होगा, ये n बाहर आ जाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके हमारे पास कहां तक हो जाएगी, p तक, ऐसा कुछ, ठीक है। ध्यान से लिख लो, अगर a से लेके a प्लस यहां तक है और n कहां से आना चाहिए, इंटीजर से, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दूसरी हमारे पास आती है, मान लो np से, मान लो हमारे पास mp से np तक, mp से लेके np तक है f ऑफ x dx, तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा n माइनस m, है ना, q से लेके p तक, सॉरी p से p लिखा मैंने, तो 0 से लेके p तक f ऑफ x dx। p क्या है, पीरियड, याद रखना, f ऑफ x, ठीक है। एक तो स्पेलिंग ही मैंने क्या एस्ट्रॉइड वाले स्पेलिंग लिख दिए, पीरियड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है a प्लस में, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, a प्लस में mp से लेके और दूसरा a प्लस में np से लेके, n एक सिंबल मैं यूज करने वाला हूं, a प्लस np से लेके b प्लस np तक f ऑफ x dx, तो क्या होगा, सिंपली हमारे पास क्या होता है, a से b तक रह जाएगा, ये np कट हो जाएगा और f ऑफ x dx। ये तीन प्रॉपर्टी सिर्फ तभी वैलिड है ओनली व्हेन f ऑफ x इज, ओनली व्हेन f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद ज्यादा समझाने वाला ऐसे एज सच कुछ बचा नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें बता देता हूं कि अब तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डबल इंटीग्रल की बात करें, डबल इंटीग्रल की बात करें तो दो प्रॉब्लम इसमें आती हैं डबल इंटीग्रेशन में। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास, मान लो तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने, वैसे वन शॉट देख के काम बन जाएगा जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बट ज्यादा दिक्कत है, पूरी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हो। डबल इंटीग्रेशन में दो चीजें आती हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर, अगर तुम्हें dx dy को dy dx में चेंज करना है तो वो चेंज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास आता है चेंज ऑफ वेरिएबल। दो ही प्रॉब्लम है हमारे पास, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास दो प्रॉब्लम आएंगी, इस पे क्वेश्चन से ही समझा पाएंगे, इसमें कोई रिवीजन वाला तरीका नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है अपने पास जो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है विच इज डिरिचले थ्योरम, डिरिचलेस थ्योरम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। मान लो कभी तुम्हारे पास आता है बहुत सारे इंटीग्रेशंस, ठीक है, और x1 की पावर m1 माइनस 1, m1 माइनस 1, और दूसरा x2 की पावर m2 माइनस 2, m2 माइनस 1, फिर अप टू सोन xn की पावर mn माइनस 1, और साथ में दे रखा है dx1 अप टू सोन dxn। ऐसी इंटीग्रेशन दे रखी है इतनी बड़ी, लेकिन ऐसी टाइप की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, याद रखना। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, गामा ऑफ m1 गामा ऑफ m2 अप टू सोन गामा ऑफ mn डिवाइड बाय सारे m1 m2 अप टू सोन mn प्लस में 1 एक एक्स्ट्रा भी कर देना, ठीक है। ये है हमारे पास एक्सटेंशन, इसी फॉर्मूला का हमारे पास एक एक्सटेंशन भी है। मान लो अब तुम्हारे पास f ऑफ ऐसा कुछ आ गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, और x की वैल्यू दे रखी है l माइनस 1, वाई की पावर दे रखी है m माइनस 1, जेड की पावर दे रखी है n माइनस 1, और साथ में दे रखा है dx dy dz, dx dy dz, ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखना ये कैसे बदल जाएगा हमारे पास। सिंपल इसमें क्या करो, गामा की पावर m, पहले l लिख लो, गामा की पावर दिस डिवाइड में आ जाएगा गामा ऑफ l प्लस m प्लस n, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें एक न्यू वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को हटा के एक u वेरिएबल आएगा, साथ में u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में du, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाने वाला है। तो ये हमारे पास कभी इंटीग्रेशन कुछ ऐसी दिखाई दे, इस पे बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगाई, वैसे यहाँ पे 3 आएंगे क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। इस पे भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जरूर करना है इसके क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे से ही होते हैं, ज्यादा इतने ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं हमारे पास। साथ में एक कंडीशन भी दी होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन।
कंडीशन हमारे पास होती है ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है बाउंडेड होना चाहिए H1 और H2, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। और ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। 3 इंटीग्रल दिए होंगे, उनको सॉल्व करना है, उसके भी तुम्हें क्वेश्चंस ही करने होंगे, तो लिख लो वॉल्यूम इंटीग्रल डू क्वेश्चंस। ट्रिपल इंटीग्रल का भी ऐसे दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, साथ में dx dy dz, उसे सिंपल सॉल्व करना है। एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए क्वेश्चंस देखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट एक लास्ट चीज लिख लो, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर एक शेप को मैंने घुमा दिया तो उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। लिमिट हमारे पास लेटर से दे रखी है a से लेके b तक, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई y। पहले ये भी देखना होगा किसके अबाउट घुमाया है, तो 2 पाई y और साथ में हमारे पास आ जाएगा ds। अब भैया ये ds क्या होता है? ds वही है जो अभी लाइन इंटीग्रल में करा था हमने, याद करो। a से लेके b तक 2 पाई y और रूट में 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, साथ में dx। ऐसा कुछ किया था अभी लाइन लेंथ ऑफ कर्व में। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक शेप को घुमाया एक्स एक्सिस के अबाउट, मैंने बताया था यहां भी एक्सिस मैटर करती है। ऐसे यहां पे भी हमने अगर पाई वाई स्क्वायर, हाइट हमें दे रखी है y, साथ में dx। ये छोटा सा इंटीग्रल तुम्हें सॉल्व करना होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक शेप है कुछ ऐसी सी और उसको तुमने घुमा दिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो ऐसे आएगा। इस एक्सिस का अबाउट ऐसे घुमाया है, ये जो हमने हाइट दिख रही है ये हाइट होती है ये जो हाइट है हमारे पास ये y है, और ये जो इसकी विड्थ होगी इसकी, ये हमारे पास होने वाली है dx। तो ये dx लिखा है, हाइट लिखी है हमने y। तो अगर मैं एक डिस्क को घुमाना चाहता हूं तो पाई वाई स्क्वायर, उस सारी डिस्क उसकी डिस्क की विड्थ जो है हमारे पास वो dx है। ऐसे मैं सारी डिस्क को प्लस कर दूं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, एक एरिया को अगर मैं बहुत बार प्लस कर दूं तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। सिलेंडर बनाने के लिए क्या करो, बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो वो सिलेंडर बन जाएगा। वैसा ही कुछ यहां पे भी है। ऐसे अगर इसका सरफेस निकालना पड़ जाए तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी और मजा भी आया होगा इस सेशन में। इसके बाद यहां पर वीडियो दिख गई होगी, उसे क्लिक करो और वहां पे जाके प्रैक्टिस भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।